गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत में जल संसाधनों के अध्याय के इस तीसरे चरण में हम बात करेंगे जल संसाधनों की कमी और उनके संरक्षण की भारत के विशेष संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले वाटर स्केर्सिटी क्या है, जल की कमी क्या है, इस पर आने से पहले एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि प्रकृति ने किसी भी संसाधन को देने में कहीं कोई कमी नहीं की। प्रकृति ने संसाधनों की पूर्णता मनुष्य को दी, लेकिन उन संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण उनकी कमी की समस्या से आज मनुष्य जूझ रहा है। यही संसाधन जो कि प्रागैतिहासिक काल में औद्योगिक क्रांति तक निश्चित रूप से मनुष्य के लिए पर्याप्त से कहीं ज्यादा थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई, उस तेजी से संसाधन बढ़ नहीं पाए, क्योंकि प्रकृति के पुनरुत्पादन की एक सीमा है। लेकिन जनसंख्या पुनरुत्पादन ने उन सब सीमाओं का उल्लंघन किया, जिसके कारण तराजू के इन दो पलड़ों में असमानता उत्पन्न हुई। आज हम जो बात करेंगे वो संसाधनों में, विशेष रूप से जल संसाधन की, वो भी भारत के विशेष संदर्भ में बात करेंगे। जल की कमी साधारण शब्दों में पर्याप्त जल और पर्याप्त गुणवत्ता युक्त जल दोनों के संदर्भ में जानी जाती है। अगर इसे डिफाइन किया जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। यहाँ पर आप देखिएगा कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब है जितना प्रत्येक मनुष्य को उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए चाहिए उतना जल, और दूसरा पक्ष है गुणवत्ता युक्त जल, यानी शुद्ध जल, सेफ वाटर का नाम जिसे दिया जाता है। तो क्वांटिटी, एनफ क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा, और उपयुक्त गुणवत्ता मनुष्य को प्राप्त न हो पाना जल की कमी कही जा सकती है। आज अगर बात की जाए तो विश्व में 2.8 बिलियन लोग सारे कॉन्टिनेंट्स में, और लगभग एक महीने तक, हर साल के एक महीने तक, और लगभग 1.2 बिलियन लोग साफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर से, प्योर पीने के पानी से वंचित रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जल की कमी के दो प्रकार हैं। फिजिकल स्कैसिटी का मतलब जल तक भौतिक पहुंच बहुत लिमिट है, बहुत सीमित है। जब इसका मतलब ये है, जो ड्राई पार्ट्स हैं, एरिड पार्ट्स हैं, जहां पर जल की मांग के अनुसार चाहे गए जल तक पहुंचने में बहुत अधिक दूरी तय करनी होती है। इसी तरह से इसके दूसरा जो पक्ष है वो है आर्थिक कमी की। जब मनुष्य के पास पर्याप्त जल साधन को यूटिलाइज करने का मॉनेटरी, यानी कि मुद्रा युक्त, उसे पर्याप्त धन नहीं होता, जिसके कारण वो पर्याप्त जल का उपभोग कर सके, जिसकी वजह से इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कई बार पॉलिटिकल और एथनिक समूहों के बीच या राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी
देखे जाते हैं, विवाद भी देखे जाते हैं। अगर हम बात करें कॉजेज की, जल की कमी के क्या कारण है, तो सिंपली हम जानते हैं, पहले सबसे पहली बात जो हमने कही वो अभी भी इसमें भी उतनी ही उद्देश्यपूर्ण है कि प्रकृति ने किसी संसाधन को देने में कहीं कोई कमी नहीं की। जो कमी की स्थिति बनी वो पूर्णतया जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के बाद हुई। इसके पीछे जो और महत्वपूर्ण कारण है वो ओवर यूज ऑफ वाटर, जल का विशेष रूप से इंडस्ट्रीज में या इरिगेशन में बहुत अधिक यूज, समटाइम्स इट इज नेक्स्ट टू वेस्टेज, कई बार उसका वेस्टेज भी होता है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर कंटेमिनेशन, जो गंदगी है जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो जब नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है तो नदी धीरे धीरे नालों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी जमीन के अगर एक हिस्से को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पर मौजूद जल के लिए भी एसेसिबिलिटी मुश्किल हो जाती है। दूरी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जहाँ कहीं हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं तो पानी की उपलब्धता इतनी कम है कि पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो डिस्टेंस भी एक मैटर है। इसके अलावा जैसा हमने बात की जनसंख्या वृद्धि, फूड प्रोडक्शन, जैसे जैसे एग्रीकल्चरल लैंड डेवलप हो रहा है, इरिगेशन की ज़रूरत महसूस हो रही है और इरिगेशन की डेवलपमेंट, इरिगेशन की के लिए जल का उपभोग भी बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरली लैंड यूज, बदलता हुआ भू उपयोग, वाटर क्वालिटी, वाटर डिमांड जिस तरह बढ़ रही है, सेक्टोरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, पॉवर्टी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनेशनल वाटर्स, पॉलिटिकल रियलिटीज, सोशियोलॉजिकल इश्यूज, ये कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जल की कमी को प्रभावित करते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक भूमि का बदलता उपयोग, कटते वन, बढ़ता इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ता नगरीकरण, बढ़ते कृषि भूमि, जिसके कारण जो वन भूमि इकोसिस्टम को बैलेंस करती थी वो इकोसिस्टम बैलेंसिंग खत्म हुआ, वाटर की डिमांड बढ़ी और इसी तरह से अर्बनाइजेशन की वजह से, नगरीकरण की वजह से नगरों में जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ा, इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़े और नदियों का कंटैमिनेशन, प्रदूषीकरण भी बढ़ता गया। भारत के संदर्भ में बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 6008 क्यूबिक मीटर्स एक साल में थी, जो कि 1820 क्यूबिक मीटर्स 2001 में रह गई। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कितनी भारी कमी आई। इसके अलावा 10th प्लान के मिड टर्म अप्राइजल में ये माना गया कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और घट करके 1340 क्यूबिक मीटर्स 2025 में और 2050 में मात्र 1140 क्यूबिक मीटर्स हो जाएगी। ये स्लाइड बताती है कि किस तरह से लगातार, ये जो ग्राफ है ये बता रहा है किस तरह से पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी में कमी आई है, बहुत तेज़ी से कमी आई है। 2047 जैसा कि हमने बात की 2050 तक ये बहुत तीव्रता से कम होगा। और जो स्टेट्स, खासतौर से हम बात करें कि जहाँ पर वाटर स्कैसिटी, पानी की कमी की जो समस्या सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है, उनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं। इनके पीछे हायर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्जन महत्वपूर्ण कारक है। ये डिफरेंट सिटीज की स्थिति है कि भारत में अलग अलग सिटीज
जहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी, डिमांड और डेफिशिएंसी के बीच अंतर पता चलता है। मुंबई, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई उसकी तुलना में कितनी कम है। दिल्ली की स्थिति अगर इनमें मार्जिन देखा जाए, चेन्नई में सबसे पुअर स्थिति है, इसके बाद दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, इंदौर, बैंगलोर, लखनऊ, जबलपुर, वैजाग बेटर कंडीशन में कहे जा सकते हैं, लेकिन जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं, मेगालोपोलिस हैं, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे वर्स होती जा रही है। वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिनकी बात हम करते हैं, उनमें हमने देखा कि क्वांटिटी और क्वालिटी दो बात हम करते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ हम वाटर रिसोर्स को हम दो कैटेगरीज में हमने बांटा था, सरफेशियल और सब सरफेशियल, तो हम यहाँ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दो भागों में बांट सकते हैं। सरफेस वाटर का कंटामिनेशन, प्रदूषण, और अंडरग्राउंड वाटर का जब सरफेशियल वाटर हमने कंटामिनेट कर दिया तो हमने लगातार अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर हमने पता है कि उतनी तेज़ी से रिचार्ज नहीं हो पाता, वो उसका स्तर लगातार घटा। उसकी तुलना में वर्षा के द्वारा उतनी जल्दी उसकी रिसाइकलिंग नहीं हुई। लगातार घटते जल स्तर के कारण अंडरग्राउंड वाटर में मिनरल्स का लेवल, विशेष रूप से नाइट्रेट का लेवल, फ्लोराइड का लेवल बढ़ता गया, जिसके कारण उसकी कंजम्पशन से वाटर बॉर्न डिजीज देखी जाती रही है। ये स्लाइड बताती है कि भारत में लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि उन एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पर पानी की क्वालिटी बहुत ही निम्न स्तरीय है। ये एक बहुत शोचनीय तथ्य है, क्योंकि इसी के कारण प्योर वाटर अवेलेबिलिटी मनुष्य के अधिकारों के अंतर्गत है। अगर उसे स्वच्छ पानी नहीं मिलता तो उसकी वजह से कई शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं और अनवरत इन बीमारियों के चलते मनुष्य मृत्यु का शिकार भी हो सकता है। तो ये प्योर वाटर अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज कहा जा सकता है। बात हम करते हैं वाटर प्रॉब्लम्स, भारत में वाटर प्रॉब्लम्स और इनके एक्शन टेकन, जो इनके विषय में गवर्नमेंट पॉलिसीज रही, उनकी बात हम करते हैं। पहली बात हम करते हैं इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन की। अगर हम देखें तो रिवर्स में जो पोल्यूशन है, आइदर पॉइंट सोर्स, इंडस्ट्रियल सीवरेज, जो इंडस्ट्रियल सीवरेज है वहाँ से, जो कि रिवर में बहुत ज़्यादा मात्रा में, कुछ खास लोकेशंस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटर करता है, और भारत की अधिकांश नदियाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण लगातार टॉक्सिक होती जा रही हैं। इसकी वजह से जो लाइफ फॉर्म्स हैं, यानी कि जो स्वच्छ जल के जीवन है, चाहे हम फ्लोरा के या फौना के, यानी जीव जंतु या एक्वाटिक पेड़ पौधों की बात करें, तो उन दोनों को ही खतरा हो गया है। और इंडस्ट्रियल सोर्स का अगर बात करें तो थर्मल पावर प्लांट्स को ठंडा करने में सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सेकंड नंबर पर आती है मात्रा की दृष्टि से, जो सबसे ज़्यादा रिवर कंटामिनेशन कर रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री लगभग ना के बराबर, लार्ज इंडस्ट्री के तुलना में लगभग ना के बराबर पोल्यूशन करते हैं। और इस विषय में हाई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा सकती है, जिसके कारण बहुत हाई टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है, जिसके कारण जो सिल्वरवेयर है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, साइनाइड बाथ्स, इसके अलावा जो टाई एंड डाई इंडस्ट्री, उनसे जो टॉक्सिक्स निकल रहे हैं वो पूरी तरह से हटा करके फिर उस पानी को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट लेवल एजेंसीज को वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए लगभग 2500 स्टेशंस एस्टैब्लिश किए गए हैं, और इनकी मॉनिटरिंग मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे की जा रही है। यद्यपि ये
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए गए हैं, इनके ऊपर पर्याप्त खर्चा भी हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रीज जब तक इस चीज़ को अपने लेवल पर अडॉप्ट नहीं करेंगी तब तक इसका अप्लाइड फॉर्म नहीं देखा जा सकेगा। ये कुछ और एक्शन टेकन, जैसे ग्राउंड वाटर बिल 2017 में प्रपोज किया गया, जिसमें मुख्य रूप से एनवायरमेंटल अनफ्रेंडली लीगल रिजीम के तहत ये तय किया गया कि जो एक्टिविटीज़ अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रही हैं उन पर विशेष रूप से लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्मॉल इंडस्ट्रीज में स्मॉल स्केल सैनिटेशन स्केलिंग, वाटर पंपिंग स्टेशंस, उनकी लैब्स, लेक रिजुविनेशन, ये इम्पॉर्टेंट है कि जिनमें ऑटोमेटेड डिस्पेंसर ऑफ केमिकल्स जो डेवलप किए गए, जो कि फ्लोटिंग डिवाइस है जो रियल टाइम एनालिसिस वाटर बॉडी का एनालिसिस करती है और उनका कंटैमिनेशन पता करती है और ऑक्सीजन लेवल भी ज्ञात करती है कि उस लेक में पर्टिकुलरली कितना ऑक्सीजन लेवल है, कितना केमिकल्स वहां पर मौजूद है। रिवर रिवाइटलाइजेशन, इस संदर्भ में लाइफ गिवर्स, चूंकि नदियों को इकोनॉमी के लिए, मनुष्य के लिए लाइफ गिवर्स कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि लगभग 80% नदियां अलार्मिंग स्टेज पर उनका सरफेस वाटर पोल्यूट हो चुका है। ये विशेष इस समय ये बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि इन रिवर्स को किस तरह से रिवाइटलाइज किया जाए। ये मान के चला जा रहा है कि जो रिपोर्ट वर्तमान में आई है कि 500 मिलियन लीटर्स पर डे एफिलियंट्स यानी प्रदूषक गंगा के, अकेले गंगा के पानी में डाले जा रहे हैं, डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं, और इनकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी अगर कुल 5 स्टेट्स की, इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगभग 118 टाउन्स में 5 स्टेट्स में लगभग 4790 मिलियन लीटर्स एफिलियंस पर डे डाले जा रहे हैं, और इस स्थिति में सिर्फ ट्रीटमेंट कैपेसिटी 1017 मिलियन लीटर्स पर डे की है, जो कि बहुत कम है। इसी तरह से गोदावरी, सिर्फ गंगा की स्थिति ये नहीं है, बल्कि गोदावरी, कावेरी, गोदावरी लगभग अपने हिस्टोरिकल फ्लो से 20% श्रंक हो चुकी है। इसी तरह कावेरी 40%, कृष्णा और नर्मदा 60% तक इन प्रदूषकों की वजह से लगातार श्रंक होती जा रही है, और 2030 तक ये माना जा रहा है कि 50% ही जल इनमें शेष रह जाएगा। ये रिवर्स, जो मुख्य भारत की रिवर्स हैं, नदियां हैं, जिनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, इनमें टोटल इरिगेशन का 1/3 और ड्रिंकिंग वाटर नीड्स भारत की, अगर हम पीने के पानी की आवश्यकताओं की बात करें तो सिर्फ 20% ही ये फुलफिल कर पा रही हैं। और इसके अलावा लगभग 32 में से 22 मेजर इंडियन सिटीज डेली वाटर शॉर्टेज की समस्या से, पीने के पानी की समस्या से ग्रसित हो रही हैं। मास्टर प्लान आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर इन इंडिया जो 2013 में बनाया गया, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लगभग 1.11 करोड़ रुपए की सैंक्शन भी हुई, और इससे लगभग ये माना गया कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो काफ़ी हद तक रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन स्थिति ये है कि अगर इसी दृष्टि से, इसी दर से जनसंख्या वृद्धि होती रही और समस्या यथावत बनी रही, प्रदूषक इसी प्रकार सरफेशियल वाटर में मिलाते रहे हम, तो निश्चित रूप से, और सब सरफेस वाटर का इसी तेजी से
एक्सप्लॉइटेशन करते रहे तो ये किसी प्रकार का कोई हार्वेस्टिंग सिस्टम इसे उतनी तेजी से रीजनरेट नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें अन्य तथ्यों की, जिनमें खास तौर से अपॉर्चुनिटीज की बात आती हैं, जिनमें ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और डिग्रेडेशन की बात है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली इंडिया के रिगार्ड में जो बात की गई है, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक अप्रोच जिसमें संपूर्ण ऐसे टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स किए जाएं जिससे पानी की प्रोडक्टिविटी, पानी की क्वालिटी, सप्लाई, इन पर विशेष रूप से फोकस किया जा सके। रेजिडेंशियल वाटर मैनेजमेंट जिसमें घरों में किस प्रकार से, बिल्डिंग्स में इस प्रकार का सिस्टम डेवलप हो कि सेफ और लगातार ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सके। ये माना जा रहा है कि वर्तमान से लगभग 2050 तक वाटर डिमांड लगभग 32% बढ़ जाएगी और मोस्ट सिटीज भारत में जो वाटर की वजह से स्ट्रेस रहेंगी। इस स्थिति में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में लगभग 182 सिटीज को इमीडिएट वाटर डिलीवरी की जरूरत भी है। इस संदर्भ में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण, जो कि लगातार ये माना जा रहा है कि जो नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं उनमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर रीयूज, किस तरह से लगातार जो पानी वेस्ट हो रहा है टैप से जा रहा है उसे किस तरह से रीयूज करके, उसे फिल्टर करके इस प्रकार सिस्टम डेवलप किया जाए, वो किस तरह नालियों में जा कर के एक लेयरिंग करके, मिट्टी की लेयरिंग करके किस तरह फिल्टर हो करके वापस रीयूज किया जा सके, इस तरह का पूरा सिस्टम डेवलप करने की बात की जा रही है। अगर बात करें इनकी सॉल्यूशन की, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, अगर ये गवर्नमेंट लेवल के अलावा अगर कुछ और सॉल्यूशंस की बात करें तो वाटर रिसाइकलिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी, वाटर कंजर्वेशन की जो लगातार बढ़ रही टेक्नोलॉजी, फार्मिंग की प्रैक्टिस इस प्रकार से जैसे इजराइल की ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इस प्रकार की टेक्निक्स को लगातार डेवलप करना जिससे कम से कम पानी से इरिगेशन हो सके, सीवरेज सिस्टम को इम्प्रूव करना जिसमें कम पानी का इस्तेमाल हो, और क्लीन वाटर इनिशिएटिव्स, स्वच्छ पानी का उपभोग करने के लिए, यानी प्योर वाटर जन जन तक पहुंचाने के संदर्भ को विशेष बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें जो विशेष टेक्निक की अगर बात की जाए तो सी वाटर को, क्योंकि हमें पता है कि सी वाटर पर्याप्त मात्रा में है, डीसैलिनाइजेशन करना उसका, मेम्ब्रेन प्रोसेस जिससे कि उसका लवण कम कर दिया जाए। हम सी वाटर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसकी लवणता बहुत ज़्यादा होती है, ना तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ में, ना ही एग्रीकल्चर में, और ना ही घरेलू इस्तेमाल के लिए किसी भी प्रकार से उसकी उच्च लवणता के कारण समुद्री जल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उसका डीसैलिनाइजेशन करना, ऐसे उसको निर्लवणीकरण करना एक बहुत बड़ा नई टेक्नोलॉजी, हालांकि बहुत कॉस्टली है फिलहाल, लेकिन इस पे रिसर्चर्स विशेष विचार कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा अमाउंट एनर्जी का चाहिए और ये कॉस्टली है जैसा कि बताया गया अभी आपको, लेकिन भविष्य में जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम जब पहले सरफेशियल वाटर को कंटेमिनेट कर चुके, हम सब सरफेस वाटर पर आ गए, जब सब सरफेस वाटर खत्म हो गया तब हम सी वाटर पर आएंगे, और जब सी वाटर खत्म हो जाएगा तब क्या स्थिति बनेगी इसके बारे में हम कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इसीलिए रादर देन लगातार स्विच करने के बजाय ये ज़रूरी है कि सरफेशियल वाटर को कंटेमिनेशन से, प्रदूषण से बचाया जाए और सब सरफेस वाटर को सेव किया जाए, कंजर्व किया जाए। इसके अलावा जो नई टेक्निक्स जिनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, उनमें ग्रे वाटर का मतलब है वो पानी जो कि हैंड बेसिन्स में, शावर्स और बाथ में, किचन सिंक और टॉयलेट्स की बात नहीं है यहाँ पर, इस विशेष रूप से हैंड बेसिन, शावर्स और बाथ्स में यूज़ किया जा रहा है, उसे रिसाइकिल करना। और
रिसाइकिल करके उनका यूज़ फ्लश में या लैंडस्केप इरिगेशन में या कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स में करना, वो कहलाता है ग्रे वाटर या सलिज। और ब्लैक वाटर जो होता है वो जो कि टॉयलेट फ्लश में या किचन सिंक में इस्तेमाल होने के बाद अगर, क्योंकि उनमें बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं इनका, इसलिए रिसाइकिल नहीं हो पाता, इसीलिए इसे ब्लैक वाटर कहा जाता है। यानी ग्रे वाटर का रिसाइकलिंग हो सकता है लेकिन सेकेंडरी पर्पस के लिए, लेकिन ब्लैक वाटर का कोई रिसाइकिल नहीं हो सकता। ग्रे वाटर का जो अगर रीयूज है उसके अगर हम उनके अगर बेनिफिट्स देखें तो इसका 40 गैलन्स पर पर्सन ईच डे जो पोर्शन है वो इसमें यूज के लिए निकल सकता है, और ओवरऑल कंजम्पशन को ये कम कर देता है, इसीलिए जो पर कैपिटा कंजम्पशन है उसे कम कर देता है। और कहीं ना कहीं ग्रे वाटर इरिगेशन नेचुरल हाइड्रोलिक साइकिल को, यानी ग्राउंड वाटर के जो रिसाइकलिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन के द्वारा मदद कर सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लगातार एक नई सोच है जिस पर कार्य किया जा रहा है, और नगर पालिकाएं भी इस दृष्टि से विचार कर रही हैं कि किस तरह से जो नए कंस्ट्रक्शन है, सेटलमेंट्स है, वो इस प्रकार बसाए जाएं कि उनमें ये प्लांट, ये ट्रीटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इस प्रकार से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि किस तरह से रॉ वाटर, ग्राउंड वाटर नीचे पेनिट्रेट करता है और उसके बाद वो लगातार बोर के ज़रिए आता है नीचे, और मिट्टी के ज़रिए यहाँ पर फिल्टर होकर के क्लीन ग्राउंड वाटर बनता है, और वाटर पंप के ज़रिए ये वापस रीयूज़ हो सकता है। प्लांट्स में, ट्रीज में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वाटर कंजर्वेशन टिप्स इंडोर्स के लिए जो कि हम अपने घरों में भी कर सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। लीक्स जो वाटर का, जहाँ पर पानी का इस्तेमाल ना हो, उन टैप्स को बंद किया जाए। हमारे कॉलेज में, हमारे घर पर इन चीज़ों को, हम जहाँ कहीं भी बहता हुआ पानी देखें टैप्स को बंद करें। इसके अलावा हाई एफिशिएंसी के, जिनमें कम से कम पानी इस्तेमाल हो, ऐसे टॉयलेट्स, ऐसे वॉशर्स फिटिंग किए जा सकते हैं। डिश वॉशर के टाइम, यानी कि बर्तन साफ करते हुए या फिर ब्रशिंग के टाइम, वॉशिंग मशीन के टाइम, फुल लोड्स बहते हुए पानी के बजाय जब वो काम में आए तभी पानी का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा शॉर्टर शावर की बजाय बकेट्स का इस्तेमाल करना भी बेहतर हो सकता है। इन छोटी छोटी आदतों से भी हम वाटर सेव कर सकते हैं। सेव वाटर टुडे टू सेव आवर टुमारो। अपने भविष्य के लिए आज जल की बचत महत्वपूर्ण है।